गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं जीरो वेक्टर के बारे में। तो जीरो वेक्टर क्या होता है? इट इज दैट वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, यानी कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो के ऊपर एरो का निशान। इट इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को आप नल वेक्टर भी कह सकते हैं। जीरो वेक्टर कैसे कैसे मिल सकता है? इलस्ट्रेशन ऑफ जीरो वेक्टर के अंदर तो फर्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो। जब आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, अगर आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, द रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक वेक्टर था और अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट होने के बाद जीरो तो हो गया, लेकिन डायरेक्शन ये वाली ही रह गई। तो जीरो मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ए वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? जीरो वेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू इट्स ओन नेगेटिव वेक्टर इज जीरो वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर के अंदर अगर हम अपोजिट ए वेक्टर का अपोजिट ऐड कर दें, यानी कि माइनस ए वेक्टर को ऐड कर दें, तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? जीरो बनेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो ए वेक्टर की थी वो उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम उसको क्या लिखेंगे? दैट इज जीरो वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। तो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डज नॉट अल्टर द गिवन वेक्टर। ठीक है, चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी भी एक वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास जो गिवन वेक्टर था वो ही आपके पास रिजल्टेंट होगा, यानी कि नो चेंज होगा उसके अंदर। एग्जाम्पल लिया हुआ है, ए के अंदर जीरो वेक्टर ऐड किया तो क्या हो गया? ए वेक्टर। ए के अंदर से जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना? ए वेक्टर ही रहेगा। दूसरा, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर n विद ए जीरो वेक्टर इज अगेन जीरो वेक्टर। यानी कि अगर आप 5 दैट इज नॉन जीरो रियल नंबर, अगर आप 5 को जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो था। जीरो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। और लेकिन एक वेक्टर टर्म है तो क्या बन जाएगा? वेक्टर। तो आंसर क्या बनेगा? जीरो वेक्टर। जो थर्ड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ n1 एंड n2 आर द टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स। हमने जैसे कि 5 और 3 दो नॉन जीरो रियल नंबर्स ले लिए, वेयर n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया 5 और 3, देन द रिलेशन कैन बी होल्ड ओनली n1 a वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू n2 b वेक्टर। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, 5 और 3 बराबर नहीं है और बीच में बराबर का निशान है, तो यहाँ पर अगर ये ए वेक्टर है तो यहाँ पर कोई एक दूसरा वेक्टर होगा, यानी कि 5 इंटू ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी वेक्टर हो सकता है, ये पॉसिबल। इफ बोथ ए एंड बी आर जीरो वेक्टर एंड आर नॉट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। ये तभी होगा जब दोनों ए और बी जीरो वेक्टर नहीं होंगे या फिर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को पार्ट्स के अंदर तोड़ना, रिजोल्व करना, उसके कंपोनेंट्स बनाना, तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी कि जब आप एक वेक्टर को हटाकर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं,
which together produce the same effect as is produced by single vector alone। यानी कि जो वो दोनों जो दो बने, दो या दो से ज़्यादा बने, वो जो इफेक्ट डाल रहे हैं वो जो पहले गिवन था वो सिंगल वेक्टर डाल रहा है उसके बराबर ही इफेक्ट डाल ले। द वेक्टर into which the given single vector is splitted are called component vector। यानी कि जो आपके पास दो वेक्टर्स बने हैं, एक वेक्टर से दो वेक्टर आपने तोड़े हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। मैंने ये कोई एक वेक्टर ले लिया OQ, ठीक है, OQ एक वेक्टर ले लिया। मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर लिखना चाहता हूँ, तो दो पार्ट्स मैंने क्या कर लिया, मैंने कुछ इधर लेके गया, कुछ इधर लेके गया। तो अब ये क्लियर है कि जितना इफेक्ट, देखो आर जो हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन जो किया था उसके अंदर क्या किया था, आर वेक्टर यानी कि OQ वेक्टर दैट इज OP प्लस PQ, इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो वो इसके बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को हटाकर आपने ये लिखा था, अब यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं हम, इस एक को हटाकर ये दो लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर OQ वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर यानी कि R वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो A और B क्या हो गए यहाँ पर? कंपोनेंट वेक्टर के बराबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शन। तो उसी तरह हमने यहाँ पर एक R वेक्टर लिया है, लेकिन अब R वेक्टर को दो गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर तोड़ना है। जैसे कि एक तो कुछ इधर आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, कुछ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस R वेक्टर को हटाकर हमें इन दो वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम क्या करेंगे? Suppose R vector has to be resolved into two components, one component along the direction of A vector यानी कि इधर, and the other component along the direction of B vector इधर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, A वेक्टर यहाँ से A वेक्टर लिया और उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाने लगा ऐसे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट है O को यहाँ पर माना, और मैंने A वेक्टर की डायरेक्शन ये थी इस लाइन के अलोंग, तो मैंने इसको बढ़ा दिया, और भी बढ़ा करके दिखा सकते हो आप। ठीक है, B वेक्टर के कैप को मैंने यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ दिया, और इसका मैग्नीट्यूड इधर बढ़ाने लग गया, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ गया मान लीजिए। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे तो ये वाले वेक्टर्स, दो वेक्टर जो बन गए, ये वाले होंगे इसके कंपोनेंट्स। अब देखो, ये वाला जो वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक के मैग्नीट्यूड का हमारे पास A वेक्टर है, तो अब यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड तो यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक A वेक्टर, लेकिन हमने तो इससे कुछ एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि इसको कुछ ना कुछ बढ़ाया है, तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया है, उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे कि 1.5 के साथ कर दिया, 2 के साथ कर दिया, 1.8 के साथ कर दिया, 1.9 के साथ कर दिया। तो मैं जो OP वेक्टर है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज M टाइम्स ऑफ A वेक्टर, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, M टाइम्स, ये वाला मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से M टाइम्स है। M की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और जो B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड यानी कि PQ वेक्टर है वो किसके बराबर है, PQ। PQ वेक्टर किसके बराबर हो गया, ये B वेक्टर के बराबर था। मैंने इसके मैग्नीट्यूड यहाँ तक आना चाहिए था, मैंने इसके मैग्नीट्यूड भी बढ़ाया है, यानी कि मैंने इसको क्या किया है, N टाइम्स बढ़ाया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OP वेक्टर को MA वेक्टर लिख सकता हूँ, और इस वेक्टर को, और PQ वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, NB वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, OQ वेक्टर दैट इज, ये वाला वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर लिख सकता हूँ। तो OQ वेक्टर किसके बराबर है, R, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, जो अभी मैंने बात बताई है वही लिखी हुई है।
तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो भी एक यूनिक होंगे। तो यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर इसी का पार्ट है। देखो वो कैसे होगा, यानी कि ये जो m की वैल्यू और n की वैल्यू है ये एक यूनिक वैल्यू होगी। m की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाती है और n की वैल्यू 5 हो जाती है, तो वो चेंज नहीं हो सकती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पर अगर ये r इन दोनों के बराबर 3 और 5 रख रहे हैं तो ये आपके पास एक वेक्टर बन रहा है, तो आप यहाँ पर 5 रख लें, यहाँ पर 3, यानी कि इंटरचेंज कर दे तो एक बन जाएगा रिजल्टेंट बराबर। ऐसा नहीं हो सकता है, तो वही बताया हुआ यूनिकनेस। तो एक कंपोनेंट तो ये आ गई, m और n वैल्यू आ गई थी इसके अकॉर्डिंग। मैंने क्या माना कि दूसरी बार m डैश और n डैश आ जाती है, ये मैंने मान के देखा है, m डैश और n डैश के बराबर आ जाती है, अनोदर पेयर, दूसरे कोई पेयर बन जाते हैं। तो भाई r वेक्टर उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए, m डैश a वेक्टर प्लस n डैश b वेक्टर। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, पहले 5 और 3 लिया था, 4 और 7 आ जाएगी, मान लीजिए रफली एग्जाम्पल। तो m डैश की वैल्यू 4, n डैश की वैल्यू 7। तो r वेक्टर इसके बराबर भी है, r वेक्टर इसके बराबर भी है, तो हम इन दोनों को भी तो इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, m a वेक्टर प्लस n b वेक्टर, यानी कि दिस दैट इज इक्वल्स टू दिस m डैश a वेक्टर प्लस n डैश b वेक्टर। इन दोनों टर्म्स को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, m a वेक्टर माइनस m डैश a वेक्टर, और a वेक्टर को मैंने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, m माइनस m डैश। इसी तरह इस वाली टर्म को भी आप इधर लेके जाओगे, नेगेटिव की बनेगी, b वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस n डैश दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो बन गए हमारे पास फैक्टर। एक तो बन गया ये वाला, भाई देखो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, ये दोनों वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। तो m माइनस में m डैश, क्योंकि इज इक्वल्स टू 0 है इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो m माइनस में m डैश 0 होगा। तो m डैश को आप इधर भेजेंगे तो क्या बन गया, m दैट इज इक्वल्स टू m डैश, यानी कि m और m डैश क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह n माइनस में n डैश दैट इज इक्वल्स टू 0 और n और n डैश क्या होंगे, इक्वल होंगे। थैंक यू।